हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम आपको लेक्चर नंबर 9 पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा हेडिंग है वाष्प दाब। इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर परिभाषा है द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प जितना दाब आरोपित करती है वाष्प दाब कहलाता है। परिभाषा दूसरी, अथवा में निश्चित ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? देखो, वाष्प दाब क्या है, मैं अपने अनुसार आपको समझने की कोशिश करता हूँ। आपने एक पात्र लिया है और एक पात्र में थोड़ा क्या डाला है? जल। एक पात्र है और एक पात्र में आपने जल डाला है और जल को आपने धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ किया। आपने एक बर्नर लगा दिया। तो जब आप जल को गर्म करेंगे तो जल धीरे धीरे किस में बदलेगा? वाष्प में बदलने लगेगा। धीरे धीरे गर्म होगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्प में बदलने लगेगा। वाष्प में बदलने की क्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। जल किस में बदलने लगा? वाष्प में। ठीक है, वाष्प में बदलने लगा और वाष्प में जब वो बदलने लगा, इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। अब होगा क्या? आपने ताप कर दिया निश्चित, ताप को कर दिया निश्चित तक बढ़ाया, एक समय तक निश्चित कर दिया। फिर क्या होगा? अगर पात्र बंद है तो वाष्प भी धीरे धीरे, पहले वो द्रव वाष्प में बदल गया, फिर वाष्प भी धीरे धीरे किस में बदलने लगेगी? द्रव में बदलने लगेगी। वाष्प धीरे धीरे किस में बदलने लगेगी? द्रव में। और द्रव, इस क्रिया को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। पहले जब हमने गर्म करा तो द्रव बदला था वाष्प में, फिर वाष्प ठंडा होकर किस में बदलने लगी? द्रव में। तो पहले तो बदला था वाष्प में, पहले वाष्पन की क्रिया तेजी से चली, फिर संघनन की क्रिया धीरे धीरे से चली। तो फिर एक ऐसी स्थिति आएगी, जितनी द्रव वाष्प बनेगी उतनी ही वाष्प क्या बनेगी? द्रव। जितना द्रव वाष्प बनेगा उतना ही वाष्प द्रव बनेगा। ठीक है, यानी वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं बराबर हो जाएंगी और इसी को कहते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर वाष्प जितना द्रव पर दाब आरोपित करेगी, वाष्प जो है वो द्रव पे जितना दाब पीड आरोपित करेगी, उसी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी द्रव को निश्चित ताप तक गर्म करते हैं तो पहले वाष्पन की क्रिया से वाष्प में बदलता है द्रव, और फिर वाष्प से द्रव में बदलता है। ये दोनों क्रिया एक समय पर जब बराबर हो जाती हैं, साम्य हो जाती है, इस अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर वाष्प जितना द्रव पर दाब आरोपित करेगी, उसी को कहते हैं वाष्प दाब। देखो, परिभाषा लिख भी रखी है। द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर द्रव की जो वाष्प है जितना दाब आरोपित करती है, उसी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ेंगे। अच्छा, इस बात को हम लिख देते हैं। ये जो बात हमने चित्र में बनाई है, इसको हम लिख देते हैं बेटा। किसी द्रव को गर्म करने पर वह वाष्प में बदलने लगता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ताप निश्चित करने पर पुनः वाष्प जो है द्रव में, पुनः वाष्प किस में बदलने लगती है? द्रव में परिवर्तित होने लगती है। पुनः वाष्प द्रव में परिवर्तित होने लगती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? इस क्रिया को
संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, पहले वाष्प में बदलेगी द्रव तो वाष्पन कहेंगे, और जब वाष्प को किस में बदलेगा, द्रव में, तो संघनन कहेंगे। एक समय पर द्रव का जितना वाष्पन होता है उतना ही संघनन होता है। उतना ही क्या होता है, संघनन होता है। एक समय पर छूट गया था, यहाँ पे लिख देते हैं। एक समय पर द्रव का जितना वाष्पन होता है उतना ही संघनन होता है। ठीक है, उतना ही क्या होता है, संघनन। इस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा, इस अवस्था को, ये लिख रहा है साम्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, और साम्य अवस्था, द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प जितना दाब आरोपित करती है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। तो मैंने यहाँ आपको ये जो चित्र है आप बना लेना कॉपी में, और ये लिख भी दिया है कि किसी द्रव को गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिख लेना वाष्पन। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं तथा ताप निश्चित करने पर पुनः वाष्प द्रव में परिवर्तित होने लगती है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। एक समय पर द्रव का जितना वाष्पन होता है उतना ही संघनन होता है। इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं, और साम्य अवस्था पर वाष्प द्रव पर जितना दाब आरोपित करती है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला हेडिंग आपको डालता हूँ, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप। हमारा हेडिंग है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को पहला प्रभावित करने वाला कारक है बेटा द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति कैसे वाष्प दाब को प्रभावित करती है, तो लिखते हैं और समझते हैं। यदि द्रव में अणु का आकर्षण बल अधिक है, यदि द्रव में अणुओं का आकर्षण बल अधिक है, तो अणुओं की जगह कण लिख लो बेटा। कणों का आकर्षण बल अधिक है तो कण अधिक तेजी से गति नहीं कर पाते हैं। अधिक तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, और जिससे गतिज ऊर्जा का मान घट जाएगा। जिससे गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है। गतिज ऊर्जा का मान घट नहीं कर पाते हैं, जिससे गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है। और गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है तो वाष्प दाब भी कम हो जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि द्रव में कणों का आकर्षण बल अधिक है तो कण अधिक तेजी से गति नहीं कर पाते हैं, जिससे गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और जिसके कारण वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है,
इसका एग्जाम्पल है जैसे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है। और दूसरी बात अगर यहीं पर हम लिखें, यदि द्रव में आकर्षण बल कम होता है, यदि द्रव में आकर्षण बल क्या हो? कम, आकर्षण बल कम होता है तो कण क्या होंगे? तेजी से गति करेंगे। तो कण तेजी से गति करते हैं, तेजी से गति करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण क्या होगा? गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। और क्या होगा फिर? वाष्प दाब भी बढ़ जाता है, वाष्प दाब भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो कण जो है ज़्यादा तेजी से टक्कर मारेंगे बर्तन की सतह पर, और तो वाष्प दाब का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, वाष्प दाब का मान भी बढ़ जाता है गतिज ऊर्जा के कारण। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा घटेगी तो वाष्प दाब का मान भी घट जाएगा। ठीक है। यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो बेटा टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा पेट्रोल व स्पिरिट। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? पेट्रोल तथा स्पिरिट। स्पिरिट इसका एग्जाम्पल है, पेट्रोल तथा स्पिरिट इसका एग्जाम्पल है। और वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? यदि द्रव का आकर्षण बल कम होगा तो कण तेजी से टक्कर मारेंगे एक दूसरे से, जिनके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। तो पहला है द्रव की प्रकृति। अगला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला कारक पढ़ाता हूँ। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे नोट्स बनाइए। दूसरा कारक है ताप। यदि किसी द्रव का हम ताप बढ़ा दें तो क्या होगा? तो देखो लिखते हैं, ताप बढ़ाने पर कणों की ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कणों की ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कणों की ऊष्मीय ऊर्जा का मान जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कणों की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और क्या होता है? और जिसके कारण गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। तो ताप बढ़ने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर कणों की ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण कणों की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है,
और जिसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और जिससे वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला कारक है तीसरा, श्यानता। और श्यानता का क्या प्रभाव पड़ता है वाष्प दाब पर? तो श्यानता किसे कहते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। श्यानता मतलब होता है गाढ़ापन। श्यानता मतलब क्या होता है बेटा, गाढ़ापन। और गाढ़ापन होगा तो किसी भी द्रव में आकर्षण ज़्यादा होगा, वह कम बहेगा, उसमें बहने का गुण कम होगा, यानी कण ज़्यादा आकर्षण बल होगा उनके बीच में। तो श्यानता में कणों के बीच आकर्षण क्या होता है, कणों के बीच आकर्षण अधिक होता है। श्यानता में कणों के बीच आकर्षण अधिक होता है और कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण वाष्प दाब क्या हो जाएगा भाई, आकर्षण बढ़ेगा तो टक्करों की संख्या कम होगी, और टक्करों की संख्या कम होगी तो गतिज ऊर्जा का मान घटेगा, और गतिज ऊर्जा का मान घटेगा तो जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 3 कारक हैं आपके जो द्रव की वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला हमें हेडिंग आपको पढ़ाते हैं, अगला टॉपिक जो है वो क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लिखता हूँ अगला टॉपिक, द्रव विलयन का वाष्प दाब। अगला हेडिंग है द्रव विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मान लो आपके पास एक विलयन है इसमें, और जिसमें दो द्रव पड़े हुए हैं, द्रव ए और द्रव बी, यानी 2 द्रव पड़े हुए हैं। और तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा इस विलयन का, ठीक है। तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, अगर भाई एक द्रव है तो एक द्रव के लिए तो अभी हमने आप पढ़ा था कि एक द्रव का वाष्प दाब उसके आकर्षण पर डिपेंड रहता है, द्रव के आकर्षण बलों पर डिपेंड रहता है, ताप पर डिपेंड रहता है और श्यानता पर। मगर यहाँ बात आती है, अगर माना विलयन है, कोई विलयन है और विलयन में कितने द्रव हों, 2 द्रव हों, द्रव ए और बी हों, तो क्या होगा। तो द्रव विलयन का वाष्प दाब, माना किसी विलयन में 2 द्रव ए तथा बी हैं। माना किसी विलयन में 2 द्रव ए तथा द्रव बी हैं। विलयन ए का वाष्प दाब, विलयन ए का वाष्प दाब पीए है, और जो विलयन बी है, विलयन बी का वाष्प दाब पीबी है। विलयन ए का वाष्प दाब पी है और विलयन बी का वाष्प दाब पीबी है, ठीक है। विलयन ए का वाष्प दाब पीए और विलयन बी का वाष्प दाब जो है पीबी है। तब विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। क्या होगा बेटा, पी ए प्लस पी बी, दोनों पर डिपेंड रहेगा विलयन का कुल वाष्प दाब। इन दोनों, इसके वाष्प दाब पे भी डिपेंड करेगा और इसके वाष्प दाब पे भी डिपेंड करेगा विलयन का कुल वाष्प दाब। तो द्रव विलयन का वाष्प दाब दोनों द्रव पर डिपेंड करता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब विलयन के द्रव विलयन के वाष्प दाब में आएंगे राउल्ट,
और राउल्ट ने क्या बताया था विलियन के वाष्प दाब को लेकर, यह हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको पढ़ाते हैं द्रव द्रव विलियन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो द्रव द्रव विलियन के लिए राउल्ट का नियम क्या है? द्रव द्रव विलियन के लिए राउल्ट का नियम, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलियन में किसी घटक का आंशिक दाब उसके मोलंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी घटक का आंशिक दाब उसके मोलंश के क्या होता है? समानुपाती। यानी P समानुपाती होता है X के। यहाँ P क्या है? P है दाब और X है मोलंश। ठीक है, P क्या है? दाब और X है मोलंश। माना लिखते हैं, माना द्रव A का आंशिक दाब जो है, द्रव A का आंशिक दाब PA है। कितना है बेटा? PA। और द्रव B का आंशिक दाब, द्रव B का आंशिक दाब PB है। द्रव A का मूल अंश जो है, द्रव A का मूल अंश, इसको हम लिखते हैं X से। कितना है? X से, यानी N1 Na हम या N1 लिख लो, विलय के जिसके मूल से निकालते हैं उसके मूल हम ऊपर रखते हैं। X से बराबर Na बटे Na प्लस NB। सही है, ऐसे लिख लो। मूलंश हमने आपको पढ़ा चुके हैं, जिसके मूल से निकालते हैं उसके ऊपर रख लेते हैं। और द्रव B का मूलंश क्या है? द्रव B का मूलंश XB हम लिखेंगे और XB बराबर लिख लेंगे NB अपॉन Na प्लस NB। सही है, Na प्लस NB। तो किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलियन में किसी घटक का आंशिक दाब उसके मोलंश के समानुपाती होता है। यानी P समानुपाती होता है X के। Pa समानुपाती होगा किसके मूलंश के? यानी घटक A का आंशिक दाब उसके घटक A के मूलंश के समानुपाती होगा, और घटक B का आंशिक दाब घटक B के मूलंश के समानुपाती होगा। यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो Pa बराबर हो जाएगा P नॉट B इंटू XB, सॉरी P नॉट A है ना, A है, PA बराबर P नॉट A इंटू XA, और PB बराबर हो जाएगा, PB बराबर क्या हो जाएगा? PB बराबर हो जाएगा P नॉट B इंटू XB। अभी आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, P टोटल बराबर PA प्लस PB, और यदि मैं PA की और PB की जगह ये रख दूं तो फार्मूला कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। ठीक है, तो ये होता है कुल वाष्प दाब का फार्मूला। आप इसे उतार सकते हो, कुल वाष्प दाब का फार्मूला। ठीक है, ये कुल वाष्प दाब का फार्मूला होता है। तो ये राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी घटक का आंशिक दाब उसके मूलंश के समानुपाती होता है। उसके मूलंश के क्या होता है? समानुपाती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तब आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको राउल्ट के नियम का जो वाष्प दाब का नियम इसका है, द्रव द्रव विलियन के लिए जो नियम है उसका आपको ग्राफ सिखाने वाला हूँ। एनसीईआरटी किताब में एक ग्राफ दे रखा होता है वाष्प दाब और मोलंश के बीच। आपको दे रखी होंगी दो लाइनें इस तरीके से, आपको इस तरीके से लाइन लेनी है ग्राफ बनाना हो तो। और इधर को हम दर्शाएंगे बेटा वाष्प दाब किसका? PA। ये है PA का वाष्प दाब है, और ये है PA के मोलंश XA। यहाँ पर मोलंश एक है, यानी पूरे मोलंश हैं। तो यदि मोलंश
मोल अंश यहाँ पर कितने हैं, इधर को हम मोल अंश दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, मोल अंश। और इधर को क्या दिखा रहे हैं हम, इसको यहाँ लिख लो, वाष्प दाब दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यदि इधर को वाष्प दाब पीए का है और इधर मोल अंश पूरे हैं, तो एक मोल अंश पर पीए का वाष्प दाब पूरा होता है, यहाँ पर होता है, क्योंकि मोल अंश एक है, मोल अंश एक है तो उसका वाष्प दाब भी होगा। जैसे जैसे हम इधर को चलेंगे, जैसे जैसे ग्राफ इधर को चलेगा, वैसे वैसे मोल अंश घटेंगे और घट के हो जाएगा x से बराबर 0। ठीक है, तो बेटा जैसे जैसे इधर को चले मोल अंश घटे, और मोल अंश के साथ साथ क्या घटेगा, वाष्प दाब भी घटेगा। क्यों घटेगा, वाष्प दाब क्यों घटेगा, क्योंकि वाष्प दाब किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ मोल अंश 1 था तो वाष्प दाब पूरा था, और मोल अंश 0 हुए यानी घटे तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो किसका वाष्प दाब है, ये है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए का। यदि हमें देखना हो किसका, पीवी का, तो पीवी का हम यहाँ से देखते हैं। तो पीवी का मान लो हमें यहाँ देखना है, पीवी का वाष्प दाब। जब पीवी का वाष्प दाब हम इधर से देखेंगे तो इधर उसके मोल अंश होंगे एक्स बी बराबर 1, और इधर को हम चलेंगे पीवी के, इधर को चलेंगे मोल अंश इधर को चलेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स बी का मोल अंश 0। तो जैसे जैसे इधर मोल अंश पूरे हैं तो वाष्प दाब ऊपर है, और इधर एक्स बी के मोल अंश क्या हो जाएंगे, 0, इधर को घट रहे हैं तो उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका वाष्प दाब। यानी पीवी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी घटेगा, क्योंकि किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश पे ही डिपेंड कर रहा है। इधर घटक 1 के मोल अंश पूरे थे तो वाष्प दाब ऊपर था, और इधर 0 हो गए तो वाष्प दाब कम हो गया। यदि आपको देखना है कुल वाष्प दाब देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या देख लेंगे, कुल वाष्प दाब। और कुल वाष्प दाब कितना होता है, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी वी पे डिपेंड करेगा। ये यहाँ पर आपका कुल वाष्प दाब है। ठीक है, घटक 1 का और घटक ए और घटक बी का पी टोटल, इन दोनों का वाष्प दाब है। तो इस तरीके से ग्राफ भी आपका कभी कभी मान लो आ जाए तो ग्राफ ये है वो, क्योंकि घटक 1 का मोल अंश इतने हैं तो वाष्प दाब पूरा है, और यहाँ मोल अंश 0 हो गए तो वाष्प दाब घट गया, और इधर घटक बी के मोल अंश 1 है तो वाष्प दाब पूरा है ऊपर, और जैसे जैसे मोल अंश घटेंगे तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। तो ये है राउल्ट का नियम, द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। बेटा थोड़ा कैमरा डाउन हो गया था फ़ोन का, अच्छे से वो आया नहीं, कवर नहीं हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए अपने। ठीक है, और वीडियो को आप अगर स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और स्पीड तेज लग रही है तो स्लो करके देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं राउल्ट के नियम की। अगला है राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे पहला क्या है, यह केवल अति तनु विलयनों पर ही कार्य करता है। राउल्ट का नियम जो है केवल अति तनु होना चाहिए तभी कार्य करेगा। एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए, वो वाष्पित ना हो, अवाष्पशील हो एनटीपी पर, और विलय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित ना हो। विलय को जब विलायक में घुले तो वो संगुणित भी ना हो और वियोजित। संगुणित का मतलब क्या है, संगुणित का मतलब है मान लो ए और घटक हैं बी किसी विलयन में, तो वो मान लो एक किसी विलयन में दो कण हैं ए और ए, तो वो A2 ना हो जाएं, या दो घटक मान लो बी है, बी और बी, तो वो क्या ना हो जाए, B2 ना हो जाए। तो संगुणित का मतलब है वो एक ना हो जाए, दोनों जुड़ नहीं जाएं। और वियोजित का मतलब है ये क्या हो रहा है बेटा, संगुणित। और वियोजित का मतलब क्या है, मान लो आपके पास ए और बी हैं, मिले हुए हैं, वो आयनों में भी ना टूट जाएं, ए अलग और बी अलग भी नहीं हो जाएं, वो टूट नहीं जाएं, तो ना तो संगुणित हो पाए कोई घटक और ना ही वियोजित हो पाए। ये क्या हो रहा है, वियोजित। तभी राउल्ट का नियम कार्य करता है।
ठीक है, ना तो वो संगुणित हो पाए और ना ही वियोजित हो पाए। तो ये था राउट के नियम। और अगला हम टॉपिक लेके आएंगे जल्दी। आप जब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने नोट्स बना लो अच्छे अच्छे, और एक तरफ से ही वीडियो को देखकर पढ़ाई करें। आपको लेक्चर 1 नंबर देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ाई करें। धन्यवाद।